आज सुबह से कई कार्यक्रमों में लोग बिजी हैं और ये इसके बाद भी 2 कार्यक्रम और हैं और आज का जो दिन है महत्वपूर्ण है, सभी को मालूम है। तो अभी जैसे डॉक्टर मोहम्मद रियाज साहब हैं इसके चेयरमैन, अभी आ ही रहे, रास्ते में हैं। तो अभी हमारे भाई ने जो बात रखी कि हमारे बहुत ही बेहतरीन और मजबूत जो हमारी बहन ममता कादियान जी बैठी हैं, आज नहीं बोलना चाहती हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन हम चाहेंगे कि हमारे जिला अलीगढ़ के जो ठाकुर सोमवीर सिंह जी जो हर कार्यक्रम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और इनके साथ जो लोग हैं इनमें रोहतास सिंह हैं खैर विधानसभा से, और उनके साथ में उनका नाम क्या है, हाँ सिर्फ उनको मैं बुलाना चाहूँगा, हाँ सीमा गौतम जी हैं। और ये सब लोग आपस में मिले और ये लोगों ने जो वर्तमान सरकार के खिलाफ जो चढ़ बढ़ के हिस्सा लिया, अभी ठाकुर सोमवीर सिंह जी ने जितना ललकारा है अलीगढ़ में, जितने मजबूत तरीके से वहाँ के जो संविधान में जो विश्वास नहीं रखते हैं लोग, आज उनके लिए बहुत अच्छा दिन है हम लोगों के लिए, लेकिन आज उनके पेट में दर्द हो रहा है जो संविधान को नहीं मानते, मजबूरी में मानना पड़ता है। मैं शुक्रगुजार हूँ ठाकुर सोमवीर सिंह जी का, जिस तरीके से आपने अलीगढ़ में जो जौहर दिखाया है और जो उनको जवाब दिया आपने, तो कार्यक्रम को बढ़ाते हुए मैं चाहूँगा कि एक हमारे बीच में स्टूडेंट है और अच्छा लड़का है और संविधान को भी समझता है और उर्दू अरबी सबसे वाकिफ़ है, मैं अरशद आदमी को जी को चाहूँगा कि मैं कुछ बात से शुरुआत कीजिए, और बड़े अच्छे शेर व शायरी भी करते हैं। कार्यक्रम यहीं से शुरुआत होगा, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से, अंबेडकर हॉस्टल है इनका, वहीं से शुरू होगा। A very good evening to all of you. I extend my heartfelt welcome to this very gathering. Before I start, as per the tradition, because I studied in Aligarh, so there is this rivaya, there is this tradition to recite poetry. So I would like to start my talk with the very poetry that says कि मैं हर हर लफ्ज़ का खुद आईना हो जाऊंगा, मैं हर हर लफ्ज़ का खुद आईना हो जाऊंगा, मैं किसी को छोटा कह के कैसे बड़ा हो जाऊंगा, मैं किसी को छोटा कह के कैसे बड़ा हो जाऊंगा, और चलने दो अकेला है अभी मेरा सफ़र। ये शेर मैं आर्किटेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भीमराव अंबेडकर जी को डेडिकेट कर रहा हूँ कि चलने दो अकेला है अभी मेरा सफ़र, चलने दो अकेला है अभी मेरा सफ़र, रास्ता रोका गया तो काफ़िला बनकर खड़ा हो जाऊंगा, रास्ता रोका गया तो काफ़िला बनकर खड़ा हो जाऊंगा। वो तो खुशबू है, वो तो खुशबू है, हवाओं में बिखर जाएगा, मसला दरअसल फूल का है वो किधर जाएगा, मसला दरअसल फूल का है वो किधर जाएगा। भीमराव अंबेडकर जी के बारे में हर लम्हा हर वक्त और जब जब हम संविधान के आर्टिकल्स को, जब जब हम इंडियन पॉलिटी को पढ़ते हैं तो हमेशा उनका जिक्र आता है, हमेशा कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। लेकिन मैं आज उन पॉइंट्स पर करना चाहता हूँ जिस पर रेयरली हमारे लोग बात करना चाहते हैं। आज बाबा साहेब अम्बेडकर द्वारा जो संविधान लिखा गया है, उस संविधान को किस तरीके से, उस संविधान पर किस तरीके से हमला किया जा रहा है, उस पर मैं बात करना चाहूँगा। उसका किस तरीके से मिसयूज़ किया जा रहा है, उस पर बात करना चाहूँगा। वो सिर्फ एक दलित राइट एक्टिविस्ट नहीं थे, बल्कि वो एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे, एक ह्यूमन एक्टिविस्ट थे और साथ साथ में सबको लेकर चलने वाले थे। आज अभी रिसेंटली एक बिल इन्होंने पारित किया है, कानून बना वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर। उसको लेकर मैं क्योंकि उसी कौम से आता हूँ, मैं उसी कम्युनिटी से आता हूँ, तो ज़ाती तौर पे मुझे बहुत ज़्यादा उस चीज़ का मुझे बहुत ज़्यादा एक अफसोस है कि इस तरीके से
संविधान के होने के बावजूद हमारे फंडामेंटल राइट्स को, हमारे रिलीजियस राइट्स को, हमारे पॉलिटिकल राइट्स को इस तरीके से इन्फ्रिंज किया जा रहा है और जुडिशियल सिस्टम का, जुडिशरी का एक भी कोई इंटरवेंशन नहीं देखने को मिल रहा है। हालांकि ठीक है, जुडिशियल रिव्यू के लिए वो लॉज जाएगा, उस पर क्या होगा नहीं होगा उस पर इट्स अप टू द जुडिशरी। लेकिन 2-3 पॉइंट्स हमारे साथ जो इनजस्टिस हुआ है उस पर मैं रखना चाहूँगा। सबसे पहले इनजस्टिस 1947 के बाद हमारे साथ हुआ है तो वो ये है कि इवेक्यू प्रॉपर्टी के नाम से हमारी ज़मीनों को छीना गया। सबसे पहली हमारे साथ इनजस्टिस हुआ। दूसरी इनजस्टिस हमारे साथ अगर कुछ हुआ तो 1965 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा एक लॉ लाया जाता है, एनमी प्रॉपर्टी एक्ट। उस एनमी प्रॉपर्टी एक्ट के तहत भी बहुत सारी जो ज़मीनें हैं वो उसको ऑक्यूपाई किया गया और उसकी कस्टोडियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को चले गए। इस तरीके से दो कानून के ज़रिए से हमारी सारी प्रॉपर्टी चली गई। तीसरी जो हमारी मस्जिदें होती थी, हमारे आबा व अजदाद, हमारे जो एंसेस्टर्स हैं, उनकी कब्रें जहाँ पे होती है, जहाँ हम नमाज़ पढ़ते हैं, वो जगह हमारे लोगों द्वारा एक डेडिकेटेड जगह होती थी जिसको हम वक्फ बोलते हैं। आज उस वक्त को लेकर इस तरीके की बातें चल रही है और उसको लेकर इस तरीके से एक प्रचार प्रसार किया गया, इस तरीके से प्रचार प्रसार गया मानो कि मिसमैनेजमेंट सबसे ज़्यादा हमारी ही तरफ से हुआ है। बल्कि जब शाहजहानाबाद बना था, मुग़ल पीरियड में, जिस तरीके से जो लाल किला, जामा मस्जिद, सब्ज़ी मंडी, ये सब एरिया है, शाहजहानाबाद का एरिया है, इस एरिया में सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट का इंटरवेंशन है। गवर्नमेंट सबसे ज़्यादा इंक्रोचमेंट गवर्नमेंट की तरफ से है, लेकिन इस पहलू पर कोई बात नहीं करना चाहते। तो भीमराव अंबेडकर ने जो हमारा, सिर्फ वो दलितों का, पिछड़ों की आवाज़ नहीं थे, बल्कि हिंदुस्तान के हर एक आवाम की, हर एक जन की और हर एक की आवाज़ वो थे। आज मैं इस मंच से मैं सबसे पहले सारे लोगों का खैर मकदम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि आप लोग एक बहुत ही प्रीशियस और बहुत ही एक अच्छे मौके पर हमारे साथ जुड़े और इस पे हम चर्चा परिचर्चा कर रहे हैं। मैं मज़ीद ज़्यादा नहीं बोलूँगा, अगर मुझे बोलने में कोई गुस्ताखी हुई तो मुझे माफ़ कीजिएगा। और मैं ये शेर के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ कि किताब सादा रहेगी कब तक, किताब सादा रहेगी कब तक, कभी तो आगाज़ बाब होगा। किताब सादा रहेगी कब तक, कभी तो आगाज़ बाब होगा। और जिन्होंने बस्तियां उजाड़ डाली, कभी तो उनका हिसाब होगा। जिन्होंने बस्तियां उजाड़ डाली, कभी तो उनका हिसाब होगा। और इसी के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया अपने विचार हम सब के साथ साझा करने के लिए। बहुत ही ख़ास मुद्दे पर आपने अपनी बात रखी, वक्फ बिल के बारे में भी अपने विचार साझा किए। हम सभी आपके बेहद शुक्रगुजार हैं। अभी मैं गुजारिश करूंगा वीरेंद्र सिंह हुड्डा साहब जी का कि आप हमारे बीच आएँ और आज इस अवसर पर अपने विचार साझा करके हम सभी का मार्गदर्शन करें। आप सभी से गुजारिश है मेरी, हुड्डा सर के लिए ज़ोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। आज जो कार्यक्रम में पहुँचे दूर दराज से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान निर्माता के जन्म दिवस पे अवसर पर मैं सबसे पहले उनके चरणों में नमन करता हूँ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर देश के संविधान निर्माता और समाज के अंतिम और वंचित व्यक्ति को जो संविधान में आवाज़ दी, जो ताकत दी, डॉक्टर साहब की कलम की ताकत है। ताकत तो दे दी। आज 75 साल हो गए देश को आज़ाद हुए, लेकिन जब आज़ाद हुआ था उस समय भी जो ताकतें आज सिर उकासे हुए हैं, जो सांप्रदायिक ताकतें आज
उंगलियां उठा रही हैं, टारगेट किया जा रहा है जाति और धर्म के नाम पे। जब देश आजाद हुआ था तब भी ऐसी ताकतों ने सिर उकासा था। देश के टुकड़े टुकड़े किए गए। मैं आपको पीछे ले जाना चाहता हूं इतिहास में। जब देश की आजादी की लड़ाई चल रही थी, हिंदुस्तान के अंदर दो इलाके थे, एक विशाल पंजाब का इलाका और दूसरा इलाका बंगाल का, पश्चिमी बंगाल। हिंदुस्तान में ऑन द रिकॉर्ड 7,34,000 लोगों ने शहादत दी देश को आजाद कराने में, जिसमें सबसे बड़ी हिस्सेदारी उस विशाल पंजाब की थी। दूसरा इलाका बंगाल का था। लेकिन सांप्रदायिक ताकतों को ये रास नहीं आई ये बातें। इन लोगों ने जाति और धर्म के नाम पे फिर बंटवारा किया। इस देश के टुकड़े कराने में इन लोगों का बहुत बड़ा हाथ है और आज इतिहास को फिर दोहराया जा रहा है। फिर टुकड़े कराने की तैयारी है जाति और धर्म के नाम पे। लेकिन आज जितने साथी यहां बैठे हैं, मेरी सभी साथियों से गुजारिश है, आप मजबूती के साथ गांव देहात के उस मेहनत के आवाम के साथ जुड़ करके एकजुट होकर के अपनी आवाज को बुलंद करें। नहीं ये सांप्रदायिक ताकतें आपके अधिकारों से वंचित कर देंगी, उन अधिकारों से वंचित कर देंगी जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपनी कलम की ताकत से आपको दिए थे। क्योंकि इन लोगों को ये रास नहीं आ रही बातें। आपके बच्चे 75 साल के अंदर पढ़ लिख कर अच्छी अच्छी नौकरी पे पहुंच गए। जो लंबे लंबे टीके लगाते हैं ये लोग, इन लोगों के रास नहीं आई ये बातें, क्योंकि ये पीछे वाला भारत ले जाना चाहते हैं। दबले कुचले लोगों की जो आवाज को ताकत दी वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दी। उस ताकत को बांटना चाहते हैं ये लोग। मेरी आपसे बार बार गुजारिश है, जैसे किसानों ने आंदोलन किया 5 जून 2020 को ले गए थे 3 काले कानून। ये हरियाणा और पंजाब के किसान ने अगुवाई की थी उस आंदोलन की। हिंदुस्तान के 6,38,000 गांव में उस किसान आंदोलन अपनी आवाज बुलंद की, अपनी आवाज को पहुंचाने का काम किया गांव गांव और गली गली में। इस सरकार को मजबूर किया उस कानून को वापस लेने में। लेकिन दोबारा से फिर लेके आने लग रहे हैं वो उल्टे तरीके से। फिर ये 3 काले कानून किसान पे फिर, क्योंकि ये सरकार जो है सरकार नहीं है, ये कॉरपोरेट की सरकार है। आप देखिए साथियों, 11 साल हो गए जो ये सरकार बैठी है। जब से ये सरकार आई है तब से इस देश के अंदर 2 विचारधाराओं के बीच एक लड़ाई शुरू हुई। वो लड़ाई एक विचारधारा कांग्रेस की है, अमन चैन और भाईचारे की, 36 बिरादरी को अपने साथ लेकर चलने वाली विचारधारा है। दूसरी विचारधारा आरएसएस बीजेपी की है। वो विचारधारा जाति और धर्म के नाम पे बांट करके, आपको लड़ा करके, आपका झगड़ा करा करके और इस देश को तहस नहस करने पे तुले हुए। किसान की जमीन को बेचने की तैयारी अब भी मैं आपको बता देना चाहता हूं मंच के माध्यम से। मध्य प्रदेश के अंदर एक ऐसा कानून बना दिया गया, पास कर दिया गया विधानसभा के अंदर, बगैर मुआवजे के सरकार जमीन एक्वायर कर सकती है। कभी सोचा था आपने? देश तो आजाद आप लोगों ने कराया था। इन डकैतों के हाथ में देश हाथ लग गया, सत्ता में तो ये लोग चौकड़ी मार के बैठ गए। क्या सोचा था उन लोगों ने जितनी कुर्बानी दी? शहीद आजम भगत सिंह ने, राजगुरु ने, अशफाक उल्लाह ने, सोचा था उनने ऐसी आज़ादी मिलेगी? आज तक भी जो आप यहां तक पहुंचे हो वो संविधान के कारण पहुंचे हैं। और संविधान में जो ताकत जो दी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दी,
आपने एकजुट होना पड़ेगा। पिछले दिनों आपने देखा होगा मेवात नू के अंदर, वहां भी सांप्रदायिक दंगे भड़काने का प्रयास किया था। सबसे पहले मैंने वीडियो डाला था, वो मेवात की धरती, मैं उसी प्रदेश से आता हूं, हरियाणा से, उस मेवात की सरजमीने रहबर आजम सर छोटराम जो किसान में बोला था, उसको रहबर आजम का खिताब उस मेवात की धरती ने दिया था। हमने बोला था, चौधरी छोटराम ने बताया था, किसान मसीहा चौधरी छोटराम ने कहा था, जाट का तो हिंदू क्या और मेव का मुसलमान क्या, क्योंकि हम एक जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति, जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, जो धरती माँ का सीना चीर के हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों का पेट भरने वाले लोग हैं, जिसका एक बेटा देश की सीमा पे रक्षा करता है और एक बेटा पेट भरता है देश का, और हमारे से सर्टिफिकेट मांगे जा रहे हैं देशभक्ति के। कमाल की बात है, ये लोग सर्टिफिकेट देंगे राष्ट्रवाद का। अरे जिन लोगों ने अंग्रेजों के साथ मिलकर के मुखबरी करी, आज वो लोग किसान को ये कहते हैं आतंकवादी, उग्रवादी। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। और आप मैं सभी भाइयों से मेरी विनती है, आप एकजुट होकर के लड़ाई लड़ें। लड़ाई लड़नी पड़ेगी, क्योंकि कारपेट का खेल चल रहा है बहुत जबरदस्त। ये मेहनत का सवाम को जो है तोड़ना चाहते हैं, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, क्योंकि जो लोग अन्याय, अत्याचार और जुल्म के खिलाफ लड़ने वाले हैं, इनको कैसे बांटा जाए। इतिहास को फिर दोहराया जा रहा है, ये देख लेना। लड़ाई वही लड़ेंगे जिसने देश की आजादी की लड़ाई लड़ी, और ये भी दूसरी आजादी की लड़ाई है, ये देख लेना। क्योंकि कारपोरेट के हाथ में देश चला गया है। इनसे कैसे निपटना है ये आप भली भांति जानते हैं। आपको बदनाम किया जाएगा, ये सोशल मीडिया पर इतना दुष्प्रचार किया जा रहा है, अपनी टीम गठित कर रही है इसके ऊपर, वो ताकि सोशल मीडिया पे भी लड़ाई लड़ सके। क्योंकि जो बड़े टीवी चैनल हैं वो तो उनका गला घोट रखा है सरकार ने, वो आपकी खबर नहीं दिखाएंगे, दिखाएं तो ये खबर, लेकिन उल्टी दिखाएंगे वो। तो जो आज इस कार्यक्रम में पहुंचे उन सभी साथियों का सबसे पहले तो मैं डॉक्टर मोहम्मद रियाज का धन्यवाद करता हूं, जो आज का आयोजन किया, और अपने साथी सिकंदर आजम, हमारे साथ ठाकुर जी हैं, मनोज सहरावत ग्राम स्वराज किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, और ममता काद्यान जी, उनका गला खराब है, कहीं किसी कार्यक्रम में गई हुई थी कल राजस्थान वो। तो और बाहर साथी हैं जो किसान आंदोलन में बहुत एक्टिव रहे हैं और सामाजिक गतिविधियों में आज भी लगे रहते हैं। तो मेरी आप सब लोगों का मैं खैर मकदम करता हूं इस कार्यक्रम में पहुंचने पे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूं। जय जवान जय किसान का नारा लगाइए। जय जवान जय किसान। क्या बात, देसी घी नहीं खाते क्या, डालडा डुलडा खाने लगे हैं? आवाज जानी चाहिए ताकि इर्द गिर्द जो बैठे हैं जी, सरकार नहीं दे रही ना। अरे किसान तो पानी खोद का भी जमीन से निकाल लेता है, हम तो उस तबके से आते हैं। हाँ, जमीन छीनने की तैयारी है, बिल्कुल है, उसी के खिलाफ तो आवाज उठा रहे हैं जी। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय किसान, जय जवान।
आपके विचार सुनकर बहुत ही जोश की अनुभूति हो रही है और सच में महसूस हुआ कि स्टार्टिंग में ही एक प्रखर वक्ता को हमने अपने बीच पाया और आपके विचार जानकर हम सभी जो है वो बेहतर महसूस कर रहे हैं। फ़िलहाल रियाज साहब के आने की सूचना मैं आप सभी को दे दूं। इस संस्था के चेयरपर्सन जनाब रियाज साहब हमारे बीच आ चुके हैं, तो फिलहाल वो स्टेज से नीचे। मैं चाहूँगा रियाज भाई एक बार स्टेज पर आ जाएं और आप सभी लोग ज़ोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करें। रियाज साहब जी, आपने नाम क्या बताया? जी, रियाज साहब से मैं, क्योंकि शीट के अकॉर्डिंग स्टार्टिंग की नोट जो हैं वो रियाज भाई की तरफ से ही हैं, तो रियाज भाई से मैं गुजारिश करूँगा कि एक बार रियाज भाई आएँ और चंद शब्द कहें जिससे कि हमें यकीन हो सके कि आप हमारे बीच आ चुके हैं। रियाज भाई बहुत बहुत स्वागत आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर सोमशेखर हमारे बीच आ चुके हैं और वो कर्नाटक से हैं। हम चाहेंगे कि डॉक्टर साहब आप आगे आ जाएं। अखिल भारतीय कांग्रेस सामाजिक संगठन, ऑल इंडिया कांग्रेस सोशल ऑर्गेनाइजेशन का एक संक्षिप्त में आप लोगों के समक्ष जो है हम इसको बताना चाह रहे हैं कि ऑल इंडिया कांग्रेस सोशल ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत कैसे हुई और ऑल इंडिया कांग्रेस सोशल ऑर्गेनाइजेशन का समाज के प्रति और देश के प्रति और इसको किसने बनाया, इसमें किसकी भागीदारी रही, ये सारा शुरू से लेकर के अभी तक जो है ना हम इसको संक्षिप्त में बता दें। एक तो अखिल भारतीय कांग्रेस सामाजिक संगठन, ऑल इंडिया कांग्रेस सोशल ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना जो है 1989 में छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में, पहले छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश जो है एक ही में हुआ करता था। तो 89 में राजीव गांधी जी देश के प्रधानमंत्री थे और उनको ये लगा कि SC/ST और OBC के लिए, पहले ऐसा होता था कि SC/ST के लिए लोगों में बहुत काफ़ी भेदभाव था। तो राजीव गांधी जी की जो सोच थी, उन्होंने कहा कि इनके अपलिफ्टमेंट के लिए जो है और इनको समाज के मुख्य धारा से जोड़ने के लिए ऐसा कोई संस्था होना चाहिए कि उसको जो है समाज के पटल पे जो है SC/ST को जो है ले आया जा सके। तो उन्होंने जो है इसका गठन करवाया 1989 में। जो खेल मंत्री जो है सुनील दत्त जी हुआ करते थे उस टाइम, तो वो सुनील दत्त जी जो है उनको अध्यक्ष इस ऑर्गेनाइजेशन का बनाए और सुनील दत्त जी को कहे कि इसको जो है आपको पूरे देशव्यापी इसको SC/ST के लिए आपको चलाना है। और आप लोगों को पता होगा कि 2 साल के बाद राजीव गांधी जी का निधन हो गया 1991 में। उसके बाद से जो है इसका ये सुनील दत्त जी फिर 2 साल के बाद वो अपने फिल्म इंडस्ट्री में वापस चले गए और अजीत जोगी जो वो वहाँ के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तो उनको ये कार्यभार दिया गया और उस टाइम बहुत काफ़ी जो है उथल पुथल रहा कांग्रेस में। और कांग्रेस वाले लोग जो है, सोनिया गांधी तो ऐसा हो चुका था कि सोनिया गांधी ये चाहती थी कि मैं यहाँ इंडिया में रहूँ ही नहीं, अपने बच्चों को लेकर के बाहर ही चली जाऊँ, बाहर ही सेटल हो जाऊँ। लेकिन उनका परिवार ऐसा रहा है कि वो बलिदानी परिवार रहा है और उनको ऐसा लगा कि नहीं, अगर जो हम देश से चले जाएंगे तो देश जो है पूरी तरीके से बिखर जाएगा। तो फिर जो है वो अपने आप को समझा करके और इस देश के लिए जो है समर्पित हो करके फिर से दोबारा से जो है उन्होंने काम करना शुरू किया। और आज आप लोग देख रहे होंगे उसके बाद से जो है हम लोगों की भी मेहनत रही और अजीत जोगी जी इस ऑर्गेनाइजेशन के जो है सर्वे सरबराह रहे। उसके बाद से कुछ दिनों के लिए जो है ये ऑर्गेनाइजेशन जो है बिल्कुल
ख़त्म सा हो गया था। लेकिन फिर गौरीशंकर वर्मा जो है वहाँ से आए, छत्तीसगढ़ में वो रहते थे, और वो आए और सोनिया गांधी जी से 2002 में मिले, जिसमें मैं भी था। और सोनिया गांधी ने कहा कि इस संस्था को जो है राजीव गांधी जी ने बनाया था, तो इसका कार्यभार जो है ना आपको दिया जाता है, और इसको जो है आप पूरे देशव्यापी इसको लेके चलिए। और पहले कांग्रेस सोशल ऑर्गेनाइजेशन के नाम से हुआ करता था, लेकिन अब जो है इसका नाम ऑल इंडिया जोड़ा गया, तो इसमें अखिल भारतीय लगाया गया, तो ऑल इंडिया कांग्रेस सोशल ऑर्गेनाइजेशन के नाम से। तो गौरीशंकर वर्मा जी जो है वो 2009 तक ऑर्गेनाइजेशन के सर्वेसर्वा रहे, और इसका काम जो है पूरे देश व्यापी किए। और तकरीबन उस टाइम जो है 30,000 जो है मेंबर को पूरे इंडिया में जोड़े, और पूरे देश व्यापी हम बनाए हम लोग। उसके बाद से जब 2009 के बाद जो है इस संस्था का जो है सर्वेसर्वा हमको बनाया गया, यानी प्रेसिडेंट हमको बनाया गया। तो 2009 के बाद जो है इस संस्था को जो है पूरे देश व्यापी हम ले गए, और नॉर्थ ईस्ट और सेवन सिस्टर, वहाँ जैसे नागालैंड में 1,20,000 एक जुबेनी मोरी जो है वो घर घर जा कर के मेंबर बनाया। 1,20,000 सिर्फ महिलाओं को जोड़ा, जिसमें सोनिया गांधी जी ने उनको रिवार्ड दिया, 5 लाख रुपया उनको अपने तरफ से जो है अपने अकाउंट से जो है उनको चेक काट के दी, और एक हेलीकॉप्टर दिया उनको इलेक्शन में जो है प्रचार करने के लिए। और बहुत अच्छा जो है परफॉर्मेंस रहा ऑर्गेनाइजेशन का। और उसके बाद से जो है हम लोग पूरे देशव्यापी जो है तकरीबन 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों को जो है हम लोग इस संस्था से जोड़े। और उसके बाद 2014 के बाद जो है ये गवर्नमेंट बदल गई अपनी, उसके बाद से। नहीं तो राजीव गांधी आवास योजना, जिसके तहत जो है 4 स्टेट में, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा और छत्तीसगढ़, ये तकरीबन 3800 घर यहाँ बना था हरियाणा में, 7,000 घर यहाँ बना था दिल्ली में, और 4,000 घर बना था राजस्थान में, और तकरीबन 4,000 ही छत्तीसगढ़ में ये घर बना था, जो राजीव गांधी आवास योजना के तहत जो है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना था। लेकिन उस टाइम जो है ऐसे सरकमस्टांसेस रहे कि गवर्नमेंट जो है सब जगह की चेंज हो गई, और वहाँ ये बंदरबाट हो गया। और इस राजीव गांधी की जो प्रोग्राम, आवास योजना का जो प्रोग्राम था, उस प्रोग्राम को जो है दूसरे योजना के तहत जो है उसको बदल करके फिर लोगों को बांटा गया। उसके बाद राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना, राजीव गांधी कंप्यूटरीकरण योजना, राजीव गांधी SC/ST विकास योजना, राजीव गांधी राजीव गांधी माइनॉरिटी सेल का, राजीव गांधी किसान विकास योजना। राजीव गांधी किसानों के बारे में बहुत ज़्यादा ये सोचते थे राजीव गांधी कि किसानों को लेकर के जो है इतना सचेत थे वो चाहते थे कि किसानों के लिए जो है ऐसी टेक्नोलॉजी ले आया जाए कि वो किसान जो है हल चलाए तो वो हल ऐसा हो कि वो एकदम आधुनिक किस्म के जो है वो हल ले आना चाह रहे थे इंडिया में। और वो चाहते थे कि घर से जब किसान निकले तो अपने बीवी से जो है मोबाइल पे एकदम घर से और खेत में जो है वो दोनों अपना फ़ोटो देख करके बात करें और कहे वहाँ से घर से जो है ना बीवी जो है क्या बनाई है और किसान जो है क्या कर रहा है, दोनों का जो है ये आदान प्रदान होता रहे। और वो दौर जो है 21वीं सदी में उनकी जो सोच थी उस सोच को जो है अभी ये सारी चीज़ें जो है इम्प्लीमेंट हो रही है, आप लोग देख रहे होंगे। ये सब राजीव गांधी जी की जो क्रांति थी, जो इसके लिए जो सोच थी, और किसानों में के लिए ये था कि किसानों के लिए बहुत ज़्यादा समर्पित थे। वो चाहते थे कि ग्राम प्रधान जो है पूरे देश के रीढ़ की हड्डी होता है। तो ग्राम प्रधानों को जो है वो तकरीबन 7,000 ग्राम प्रधानों को अपने हाथ से वो लेटर लिख करके और उनके तहत अपने तहत जो है ग्राम प्रधानों को भिजवाया और कहा
कि आप लोग जो है डायरेक्ट हमसे कनेक्ट होइए और आप लोगों के वहाँ जो भी परेशानी होती है आप लोग हमें डायरेक्ट बताएं और उस चीज़ का जो है निवारण होगा। और उन्हीं का कहना था कि हम यहाँ से 100 रुपया भेजते हैं तो 85 रुपया जो है ड्रेनेज में खर्चा हो जाता है और 15 रुपया जो है सिर्फ वहाँ गांव तक या जो भी प्रोग्राम होता है उस प्रोग्राम के लिए सिर्फ 15 रुपया ही हम पहुँचा पाते हैं। तो ये सब राजीव गांधी जी के जो विज़न था, जो उनके अंदर दूरदर्शिता था, वो सारी चीज़ें जो है देश को जो है, क्योंकि वो आकस्मिक जो है उनकी मौत हुई और वो चले गए हम लोगों के बीच से, और हम लोग जो है जो उनका विज़न था उस विज़न को जो है हम लोगों के बीच में वो सब चीज़ें नहीं हो पाया। लेकिन इस संस्था के द्वारा जो है हम लोग चाह रहे हैं और कि पूरे देश में गांव-गांव तक जो है उनका जो मिशन था, उनका जो विज़न था, उनका जो दूरदर्शिता था, वो ये सारी चीज़ें जो है वहाँ तक पहुँचे और हम लोग जो है उनके जो कहे हुए कथन था उसको जो है गांव-गांव तक पहुँचाए और राजीव गांधी जी की जो सपना था उस सपना को हम लोग साकार करें। और भी बहुत सारे वक्ता हैं, तो ये था थोड़ा सा संक्षिप्त में जो है ये राजीव गांधी जी के बारे में और संस्था के बारे में, और इसके बारे में और भी हम बताएंगे आपको। और जो हमारे बीच जो लोग आए हुए हैं वो भी अपना बात कहेंगे। तो ये ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताना था, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। शुक्रिया बहुत बहुत। बहुत बहुत शुक्रिया रियाज भाई, आपके द्वारा हमारी ऑर्गेनाइजेशन का जो उद्देश्य है, जो कार्य हैं, किन कारणों से हमें समाज के बीच किन उद्देश्यों के साथ उतरना पड़ा और हम भविष्य में किन संभावनाओं के साथ समाज के प्रति क्या विशेष करने वाले हैं, वो सब बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल जैसा कि हुड्डा जी ने बताया कि कलम की ताकत का जब जिक्र कर रहे थे तो मैं बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हूँ उस बात से, क्योंकि ये बात बिल्कुल बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के शब्दों के समान है जब उन्होंने कहा कि शिक्षा तमाम बुराइयों को ख़त्म करने की ताकत रखती है। आज के समय में अगर आप जोर देकर गौर करेंगे तो पाएंगे कि हमारे देश में वो तमाम जिम्मेदार लोग जो देश को बेहतरीन तरीके से चलाने के लिए जिम्मेदार हैं, वो सिर्फ एक शब्द शिक्षा के प्रति कितने सजग हैं, शिक्षा को बेहतरीन ढंग से ढालने, युवाओं को शिक्षित करने, यहां तक कि बेसिक शिक्षा को बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ाने के लिए कितना सीरियस हैं। संस्था के उद्देश्यों में सबसे पहले आप देख पाएंगे कि हमने शिक्षा को सबसे पहले रखा है, उसके बाद स्वास्थ्य, रोटी, कपड़ा और मकान। उद्देश्य इससे यह प्राप्त होता है कि अगर हमारे पास शिक्षा है तो शिक्षित हो जाना इस बात की गारंटी के करीब हो जाता है कि हम स्वास्थ्य, रोटी, कपड़ा और मकान स्वयं से अर्जित करने की ताकत रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वयं से अर्जित करने की ताकत रखते हैं। और आज अपने आसपास हम जिन लोगों से घिरे हुए हैं, जो लोग जिम्मेदार हैं, जिन्हें हमारी शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था, रोजगार व्यवस्था पर काम करना था, तो उनका काम गड़े मुर्दे उखाड़ना, 400 साल 500 साल पुराने दुनिया से गुजर चुके इंपीरियर को खोद करके निकालना, लोगों को जुलूस, अनावश्यक जुलूसों में शामिल कर देना। और जब उनसे सवाल किया जाता है कि आपने इस देश के युवाओं की शिक्षा व्यवस्था के लिए क्या किया है, तब वो बगले झांकने लगते हैं। जो मेन उद्देश्य है, जो आज के युवाओं की, हमारे परिवारों की जरूरत है, शिक्षा,
उस पर ये लोग बात करने को तैयार नहीं है। जब भी इनसे बात करो कि शिक्षा के बारे में आपका क्या योगदान है, स्वास्थ्य पर आप क्या काम कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पर आप क्या काम कर रहे हैं, मीडिया के योगदान की बात करना चाहूंगा कि जब कभी भी मीडिया के लोग, चाहे पक्ष के लोगों के साथ हो चाहे विपक्ष के लोगों के साथ हो, इन मुद्दों को तो इस तरीके से भूल चुके हैं जैसे गधे के सर से सींग गायब हो जाते हैं। क्योंकि इनकी डिबेट, इनकी टीवी डिबेट बिना विवादास्पद मुद्दों के आगे नहीं बढ़नी है, इन्हें टीआरपी नहीं मिलनी है। और आज हम इस जगह पहुंच चुके हैं कि देश में लड़ने मरने झगड़ा करने के अलावा कोई खबरें नहीं है न्यूज में। युवा झगड़ा करने के अलावा आप बताइए कौन सी न्यूज मिल रही है आपको? यहां जुलूस निकाला झगड़ा हो गया, वहां जुलूस निकाला झगड़ा हो गया। कभी आपने सुना कि जो जिम्मेदार लोग हैं, जो सत्ता पक्ष की पार्टियां हैं, उन्होंने कोई वादा किया हो कि हम आपके लिए मेडिकल कॉलेज बनाने वाले हैं, हम आपके लिए नई यूनिवर्सिटी बनाने वाले हैं, हम गांव-गांव में स्कूल व्यवस्था को दुरुस्त करने वाले हैं, हम शिक्षकों की कमी को दूर करने वाले हैं? नहीं। आप सभी जानते हैं कि वो क्या करने में लगे हुए हैं और इसका उद्देश्य जो वो जो करने में लगे हुए हैं, और ये भी हम सब भली भांति जानते हैं कि वो जो कर रहे हैं उसका उद्देश्य सिर्फ सत्ता की प्राप्ति, और अगर सत्ता में मौजूद हैं उस सत्ता को बचाए रखने की कोशिशों के अलावा कुछ भी नहीं है। तो खैर, हम सभी जुझारू लोग, हमारे और आपके जैसे लोग हमेशा आवाज उठाते रहेंगे और बताते रहेंगे कि हम बाबा साहब अंबेडकर को मानने वाले, उनके संविधान को समझने, परखने और उस पर अमल करने वाले लोग हैं। हम अपने अधिकारों की लड़ाई लगातार लड़ते रहेंगे और जहां जरूरत पड़ेगी हर तरीके से हम मौजूद रहेंगे और अपने संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करने के प्रति प्रतिबद्धता के साथ जो है हम उन्हें जवाब देते रहेंगे और सवाल भी करते रहेंगे। और हमें एक ना एक दिन ऐसा आएगा जब उन्हें हमारे सवालों का जो है उत्तर देने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। फिलहाल ये दो शब्द मेरी तरफ से, मौका मिला तो आगे भी मैं आप लोगों को अपने विचार साझा करता रहूँगा। फिलहाल चलते हैं इस सभा के अगले चरण की ओर। मैं गुजारिश करूँगा, हमारे बीच आलम साहब मौजूद हैं। आलम साहब से मेरी गुजारिश है अगर आप इस सभा में मौजूद हैं तो हमारे बीच आएँ और आज इस मौके पर अपने विचार हम सबके बीच साझा करें। तालियों के साथ बहुत बहुत स्वागत आलम साहब का। गुड इवनिंग एवरीवन। मैं आलम और रियाज भाई का पड़ोसी हूँ मैं, और रियाज भाई को मैंने देखा है अभी तक कि वो सोशल एक्टिविटी करते हैं और बहुत ज़्यादा दिलचस्पी लेते हैं। तो उन्होंने भी मुझे जोड़ा कि ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जो संविधान है और जो समाज के प्रति कुछ लोग अगर एक्टिव नहीं रहेंगे तो समाज का कैसे बेहतर होगा। मैं बोला कि ये अच्छा काम है आपका, और मैं थोड़ा सोशल एक्टिविटी भी रहता हूँ, इसमें एंगेज रहता हूँ और करना चाहिए। कुछ लोगों को इस चीज़ में आना पड़ेगा। अभी भाई ने जो बोला कि सबसे बड़ी चीज़ है शिक्षा। शिक्षा पे ही काम अगर सही से किया जाए और समाज के कुछ लोग अगर इसमें दिलचस्पी दिखाएं और इस काम पे अगर लोगों को प्रोत्साहन दें, लोगों को सपोर्ट करें, तो बहुत कुछ इस देश में बदला जा सकता है। क्योंकि एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है जिससे ही सारे कुछ चीज़ का स्टार्ट लेता है कि आपका एजुकेशन क्या है, आप किस चीज़ पे काम करना चाहते हैं। जैसे इस ऑर्गेनाइजेशन का है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोटी, कपड़ा और मकान। तो इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने के लिए रियाज भाई और जितने भी यहाँ पे हमारे गेस्ट आए हैं सबका जोरदार एक बार स्वागत कीजिए ताली बजा करके। ये बहुत बड़ी बात है। सोशल एक्टिविटी में ज़्यादा लोग नहीं एक्टिव होते हैं, लोग इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। अगर किसी ने समय निकाल के अगर समय दिया है तो उसका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे बड़ी बात यह है कि आज जो प्रोग्राम को रखा गया है और लोगों को एक चीज़ बताया गया है, और जो उन्होंने अभी रियाज भाई ने जो बताई कि राजीव जी का क्या था सोच किसानों के प्रति, और मैं कहता हूं कि इस देश में
सबसे बड़ा अगर कोई है, अगर सलाम करना चाहिए तो किसान भाइयों को सलाम करना चाहिए। क्योंकि अगर किसान भाई, अगर आज आपका किसान आपके अनाज को रोक दे, गेहूं चावल और सारे चीज़ को रोक दे, तो मैं कहता हूं कि अगर वो काम ना करे तो शहर में अनाज कहां से आएगा, और अगर शहर में अनाज नहीं आएगा तो कहीं भी किसी जगह भी बगैर अनाज का कोई काम नहीं हो सकता है। मगर अभी तक जो मैं देख रहा हूं, सरकारें कितनी भी आई बदलती गई, मगर किसान के प्रति उतना वर्क नहीं किया जितना होना चाहिए। क्योंकि किसान हमेशा किसी न किसी प्रोटेस्ट में या किसी चीज़ में, और अभी भाई ने एक बात और बोली थी कि इस देश पे एजुकेशन पे या किसी किसान पे या किसी समाज के जो यंग लड़के, जो हमारा जो आने वाला जो जनरेशन है, उस पर कोई बात नहीं करता है। लोग एक दूसरे को लड़ाने में और कहीं और इन्वॉल्व करके रखा हुआ है ताकि लोगों का दिमाग नहीं जाए। तो हमारा देश पीछे चला जा रहा है। यहाँ पे डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी अपनाई जा रही है, और डिवाइड वाले रूल और पॉलिसी जो अपना रहे हैं वो सिर्फ अपनी दुकान को चमकाने के लिए। तो सबसे बड़ी बात यह है कि इस ऑर्गेनाइजेशन के जो मोहम्मद रियाज भाई जो हैं, डॉक्टर मोहम्मद रियाज भाई, और जितने भी यहाँ लोग इनसे जुड़े हुए हैं, अगर उनका थोड़ा भी हम सपोर्ट करेंगे और साथ देंगे तो ये चीज़ हमारा आगे बढ़ेगा। तो इसीलिए हम सभी भाइयों से रिक्वेस्ट करेंगे कि थोड़ा सा लोगों का मोटिवेशन दें, लोगों को थोड़ा सा हिम्मत दें कि इस पे काम करें। क्योंकि ये सोशल वर्क, सोशल एक्टिविटी जितने भी होती है या जो भी होता है, उसमें थोड़ा सा लोगों को हिम्मत दिखाने की ज़रूरत पड़ेगी, थोड़ा सा उनका साथ देना पड़ेगा। आज देश में जो सिचुएशन चल रहा है सभी को पता है, बताने की ज़रूरत नहीं है कि देश कैसे तरक्की करेगा, देश कैसे आगे बढ़ेगा, हॉस्पिटल कैसे बनेगा, कॉलेज कैसे बनेगी, ये सारा ऑर्गेनाइजेशन पे किसी का कोई ध्यान नहीं है। सिर्फ एक दूसरे को लड़ा रहे हैं। कहीं किसान के परेशान किया जा रहा है, कहीं मुसलमान को परेशान किया जा रहा है, कहीं हिंदू भाई को परेशान किया जा रहा है। तो ये डिवाइड एंड रूल वाले पॉलिसी से देश तरक्की नहीं कर सकता है। अगर देश को तरक्की करना होगा तो सबको मिलजुल कर करके इस देश के लिए काम करना पड़ेगा। मैं कहता हूं कि कोई बोलता है हिंदू और मुसलमान, मैं कहता हूं कि कोई नहीं है हिंदू और मुसलमान। पहले इंसान बनो और फिर हिंदू बनो और मुसलमान बनो। अगर अभी काटेंगे तो रेड ही निकलेगा, और मेरे भाई का अगर हिंदू भाई का निकलेगा तो उसका रेड ही निकलेगा। तो फिर फ़र्क किस बात का यार? पहले हम इंसान हैं और फिर हिंदू और मुसलमान हैं। हमें देश के लिए काम करना चाहिए। अगर मेरा भाई पड़ोसी हिंदू है तो वो मेरा भाई है, क्योंकि वो भी इंसान है और मैं भी इंसान हूँ। फ़र्क सिर्फ ये है कि हमें बांट दिया गया है, जाना तो हमें वहीं है, सबको वहीं जाना है। हमारा रामायण भी वही कहता है, कुरान भी वही कहता है, और बाइबल भी सारे चीज़ वही कहता है कि अगर अच्छा करोगे तो स्वर्ग मिलेगा, अच्छा करोगे तो जन्नत मिलेगी। तो अच्छा करो ना भाई, क्यों आपस में एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हो? इस देश के बारे में सोचो कि इस देश में जितने भी हमारे हैं सब भाई हैं, और किसी भी अगर आपको किसी से अगर दुश्मनी अगर पैदा करने की कोशिश करेंगे तो वो आपका दोस्त कभी नहीं बन सकता। एक हाथ आप बढ़ाएं दोस्ती का तो वो मजबूरी में आपके पास हाथ बढ़ाएगा। आप नफरत का हाथ बढ़ाएंगे तो आपसे नफरत करेगा, ये तो मैं जानता हूँ। तो इसीलिए इस सोशल समाज का जो एक प्रोग्राम रखा गया है, मैं तो कहता हूँ कि सब भाई मिल कर करके इस प्रोग्राम में जितने भी लोग शामिल हुए हैं, और आगे कैसे होगा, जितने भी लोग इससे जुड़े हुए हैं और जितने भी हमारे यहाँ गेस्ट आए हैं, उनको अगर हम थोड़ा बहुत भी सपोर्ट करें, उनकी बातों को माने, तो हमारे बात को लोगों को समझाने में और इस समाज के बारे में बहुत कुछ किया जा सकता है। भाई ने एक बात और बोली थी कि सबसे पहले शिक्षा है। अगर शिक्षा पे हम फोकस करेंगे तो बहुत कुछ हमारे अंदर से कमी जो चीज़ है वो निकल जाएगी, क्योंकि पढ़ाई लिखाई एक ऐसी चीज़ है जो हमें मकाम देती है। और संविधान, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का था संविधान, तो हम संविधान में देखेंगे ना कि क्या लिखा हुआ है, उसमें क्या बताया गया है, क्या समझाया गया है। अगर मैं उसको फॉलो करूंगा तो देश 100% तरक्की करेगा। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि यहाँ बहुत सारे गेस्ट और भी हैं जो अभी हमारे बात वो अपनी बात को रखेंगे। मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ यहाँ से। ओके, थैंक यू।
आलम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और आपके विचार आपने हमारे बीच साझा किए, हम उसके लिए शुक्रगुजार हैं। और अगली आवाज़ मैं दे रहा हूं हमारे बीच मौजूद जनाब सिकंदर आज़म साहब को। सिकंदर आज़म साहब से मेरी गुजारिश है कि वो मंच पर आएं। क्या सिकंदर आज़म साहब हमारे बीच मौजूद हैं? जय हिंद, जय भारत। ये तो आज का जो कार्यक्रम है, हम सभी को पता है कि बाबा साहब अम्बेडकर की आज यौम पैदाइश है, और बाबा साहब अम्बेडकर अपने आप में एक विचारधारा है, एक ऐसी विचारधारा है जो मायूस के चेहरे पे मुस्कान ला देती है, वो कहीं भी रहे। कहते हैं महत्वपूर्ण ये नहीं है कि आपकी दशा क्या है, महत्वपूर्ण यह नहीं है कि हमारी दशा क्या है, महत्व इस बात की है कि हमारी दिशा क्या है। ये बात बाबा साहब अम्बेडकर की सिद्धांत उनको समझने और उनके पढ़ने, नाम मात्र से ही शक्ति का सृजन आदमी के मस्तिष्क में हो जाता है। हम सभी जो बैठे हैं अलग अलग धर्मों के रहने मानने वाले हैं, अलग अलग रूप रंग के हैं, अलग अलग सामाजिक हमारी पृष्ठभूमि है। कुछ लोग हमारे अल्लाह ने हम पर रहम किया है, और मैं उसका शुक्रगुजार हूँ कि कभी भी किसी को तनहा नहीं छोड़ा। यहाँ पे हर ज़माने में कभी किसी कमज़ोर को तनहा नहीं छोड़ा, उन्हीं में से हम में से एक अच्छा आदमी बना के भेजता है वो। ये बात उस वक्त की है जो अपने आप में सभी के सभी लोग चलता फिरता यूनिवर्सिटी हुआ करते थे, चाहे जयप्रकाश नारायण जी हों, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद साहब हों, जवाहरलाल नेहरू जी हों, बाल गंगाधर तिलक हो, सब अपने अपने आप में एक विश्वविद्यालय थे। मैं मंच पे बैठे हुए लोगों का भी ध्यान चाहूँगा और आप सबका आशीर्वाद चाहूँगा कि जो बात हम कह रहे हैं कहीं अगर हमारी जुबान स्लिप कर जाए तो मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन जब बाबा साहब की बात हम करते हैं तो उस व्यक्ति ने अपनी व्यक्तित्व, अपना व्यक्तिगत सारी कुछ निछावर कर दिया हमारे आपके लिए, और उसने कभी किसी को मदद नहीं मांगी। क्या बेहतरीन एजुकेशन था अगले का। जब अपनी शिक्षा पूरी कर रहे थे, उनके अपने गुरु वहीं पे फौरन में ही कहा कि आपके यहाँ तो लाला लाजपत राय को मारपीट के बराबर कर दिया गया है, आप यहाँ PhD कर रहे हैं, जाइए वहाँ पे। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है कि एक विद्यार्थी का काम है कि अपनी शिक्षा को पूरी करे, एक किसान का काम है कि अपने काम को कंप्लीट तरीके से करे। हम सामाजिक गतिविधि में रहने वाले लोग हैं, कोई भाजपा का होगा, कोई आम आदमी पार्टी का होगा, कोई कांग्रेस का होगा, बदल सकते हैं हम अपनी पार्टी, मुश्किल नहीं है, लेकिन अपनी विचारधारा, एक आइडियोलॉजी होना चाहिए। उनका क्या था कि हमारी जो लड़ाई है वो एजुकेशन है, जब शिक्षित होंगे तब जाकर के हम लड़ेंगे, और निसंदेह उन्होंने अपनी शिक्षा को पूरी किया। शिक्षा में अर्थशास्त्र व्यवस्था था, यहाँ पर आके क्या काम किया, सामाजिक क्षेत्र में आके उन्होंने अपने जीवन को इतना खूबसूरत तरीके से कुर्बान कर दिया कि जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा साहब अम्बेडकर का नाम रहेगा। और मुझे गर्व है अपने मोहम्मद सिकंदर आजम होने पे, मुझे गर्व है भारतीय होने पे कि बाबा साहब अम्बेडकर जैसा शख्सियत पूरे दुनिया में देखने को नहीं मिलता है। वही मैंने कहा कि महत्वपूर्ण यह नहीं है कि हमारी दशा क्या है, महत्व इस बात की है कि हमारी दिशा क्या है। महत्वपूर्ण यह भी नहीं है कि हमारे पूर्वजों ने हमें विरासत में क्या क्या चीज़ें नहीं दी हैं। महत्वपूर्ण यह नहीं है कि हमारे पूर्वजों ने विरासत में हमारे लिए क्या क्या चीज़ें छोड़ी हैं, क्या चीज़ें नहीं छोड़ी हैं। महत्वपूर्ण यह है कि हम विरासत में क्या छोड़कर जा रहे हैं आने वाली पीढ़ियों के लिए। और जितनी मुकाबला आज हमारी वर्तमान केंद्र सरकार से है, इससे बड़े खतरनाक तो वो लोग थे जिनकी मुकाबला बाबा साहब अम्बेडकर से, जवाहरलाल नेहरू जी से, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद से और बहुत सारे लोगों से थी। 23 दिसंबर 2024 को जो राष्ट्रीय किसान दिवस के मौके पे हमारे ठाकुर समवीर सिंह जी थे, वहाँ के विधायक साहब थे, बहन ममता कादियान जी थी, हमारे बहुत सारे साथी मौजूद थे उस समय। अभी तो गर्मी का मौसम है, उस समय ठंड का मौसम था, सोमवार का ही दिन था, वो भी बारिश हो रही थी, और अलीगढ़ से लेकर रोहतक से झज्जर से लोगों पहुँचे थे वहाँ पे। दिल्ली पुलिस ने कही कि हम प्रोग्राम नहीं करने देंगे। हमने कहा क्या कर लेंगे आप, हम सब ने प्रोग्राम किया। कहने का मतलब यह है कि हम सामाजिक गतिविधि में रहते हैं, हमारे पास एक संविधान है, 2 साल 11 महीना 18 दिन लगे जिस पुस्तक को कंप्लीट करने में, वो मामूली पुस्तक नहीं है। वैसी 50 पुस्तकें और भी हैं, बहुत बड़ी जमात थी जिसमें एक सर्वे हो रहा था,
और ये कह देने मात्र से नहीं होता है, और संविधान ये तय करता है कि हम जिएंगे कैसे। हम लोग फुटबॉल खेलते थे, फुटबॉल में होता है कि भाई हाथ से बॉल नहीं पकड़ सकते आप, वो दो लोग हैं पकड़ेंगे, किसी ने हाथ से पकड़ लिया तो फाउल। वैसे संविधान का तरीका है कि इसमें कैसे रहना है कैसे नहीं रहना है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी भी है, हम सब लड़ जाए, कोई यहाँ पर जाट है, कोई जाटा, कोई दलित है, कोई ब्राह्मण है, कोई मुसलमान है, कोई हिंदू है, कोई गुस्से वाला है, कोई नरम मिजाज का है, आपस में यदि लड़ जाए तो हमारी लड़ाई को सुलझाने के लिए हमने कुछ लोगों को चुना है। वो 542-43 हो सकते हैं, 4042 हो सकते हैं विधायक, कि हम कभी आपस में लड़ जाए तो तुम हमारी लड़ाई को सुलझाना, आपस में मिल करके हमें समझा लेना। अगर कोई ज़्यादा नहीं माने तो उसको 107 में 307 में अरेस्ट भी कर लेना, छोटा मोटा होता है थाने से जमानत हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि हमारे हाथ को हमारे पाँव को बांध करके और जानवर की तरह घसीट कर जब लेकर के जाओगे, ये अधिकार हमने नहीं दिया है। और तुम ही लड़ाने लगो हमें, हमने ये भी अधिकार नहीं दिया उनको। लेकिन आज इस समय वर्तमान सरकार हम मुसलमान हिंदुओं को ऐसी लड़ाई लड़ाना चाहती है कि हम मरते दम तक लड़ते रहें, लड़ते रहें। जैसा हमारा मुल्क एक बार टूट चुका है दोबारा फिर टूट जाए, इस बात से बचाने के लिए यह प्रोग्राम रखा गया, बार बार रखा जा रहा है। और मुझे खुशी इस बात का है कि इस कार्यक्रम को, ऐसे विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे नेता राहुल गांधी जी ने जिस तरीके से कहा कि हम नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलेंगे, और मैं शुक्रगुजार हूं, मैं सोनिया गांधी जी का, अल्लाह उनको बरकत दे उनको उम्र में, कि ऐसे पुत्र को उन्होंने चुना है। मैं शुक्रगुजार हूं अपने इस देश का और ईश्वर का भी कि ऐसे लोग हमारे बीच में रहते हैं। तो आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर तो नहीं है, उनकी विचारधारा है, गांधी जी नहीं है लेकिन विचारधारा है। आज ठाकुर सोमवीर सिंह जैसे लोग हैं, वीरेंद्र हुड्डा जैसे लोग हैं, वक्फ की मामला हमारे साथ आ रहा है, मोहम्मद सिकंदर पे आ रहा है, उस्मान खान पे आ रहा है, इमरान प्रतापगढ़ी पे आ रहा है। लड़ाई कौन लड़ रहा है? वीरेंद्र सिंह हुड्डा, ठाकुर सोमवीर सिंह, अजय कुमार राय, हमारे मोहन प्रकाश राजौरा बीच में बैठे हैं, पंजाब से आए हुए लोग हैं, कोई कर्नाटक से आया हुआ है। हमें जब तक ऐसे साथियों का सहयोग हमें मिलता रहेगा, ऐसे ऐसे अमित शाह, ऐसे ऐसे नरेंद्र मोदी, ऐसे ऐसे आरएसएस, कितनों का मुकाबला हम कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास अम्बेडकर हैं, हमारे पास गांधी हैं। तो मैं फिर वहीं पे कहता हूं, महत्वपूर्ण ये नहीं है कि हमारी दशा क्या है, महत्वपूर्ण इस बात की है कि हमारी दिशा क्या है। और हमारी दिशा ये है कि जाटों से जाट को, दलित से ब्राह्मण को, ठाकुर से पिछड़े को, वगड़ी से बिगड़े को, मुसलमान से हिंदू को, सबको जोड़ कर रखने की जो बेहतरीन नीति है जनाब राहुल गांधी जी का, कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान, हम उसका इस्तकबाल करते हैं और यहीं से हम अपनी बात रखेंगे। और हर मोड़ पे, हर चौराहे पे, हर चौक पे, चाहे वो न्याय यात्रा हो, भारत जोड़ो यात्रा हो, अंबेडकर साहब की जन्मतिथि हो, पुण्यतिथि हो, या जो भी महापुरुष का आएगा, हर मौके से हम मिलते रहेंगे, अपनी बात को कहते रहेंगे। और एक कहते हैं, एक अच्छा हमारा कवि है, हमारा बॉलीवुड में भी है, आशुतोष राणा, उनकी बात याद आती है। कहते हैं कि दरिया तेरी खैर नहीं बूंदों ने बगावत कर ली है, दरिया तेरी खैर नहीं बूंदों ने बगावत कर ली है, नादान समझे बुज़दिल हमको लहरों ने बगावत कर ली है। दरिया तेरी खैर नहीं बूंदों ने बगावत कर ली है, नादान समझे बुज़दिल हमको लहरों ने बगावत कर ली है। हम परवाने हैं मौत समा मरने का किसको खौफ यहाँ, हम परवाने हैं मौत समा मरने का किसको खौफ यहाँ, रे तलवार तुझे झुकनी होगी गर्दन ने बगावत कर ली है। और इसी के साथ मैं चाहूँगा कि हमारे ठाकुर सोमवीर सिंह के साथ में जो आए हैं, जो उनका नाम है जनाब डूंगर सिंह, वो आए और अपनी बात रखें। और उसके बाद सलाउद्दीन साहब आए, अपनी बात रखी। इसी बीच में हमारे एक भाई हैं जो उनका भी जल्दी समय हो रहा है, वो जाएंगे। तो डूंगर सिंह जी आए और इसके बाद मैं रामेश्वर जोरा जी पंजाब से हैं, एक्स MLA के चुनाव लड़े थे, वो भी आएंगे। तो अपनी बात रखें। आज की इस मीटिंग में अपनी बात कहने से पहले शोषित, वंचित, उपेक्षित और अधिकार वंचित गरीबों और शोषितों के मसीहा, भारतीय संविधान निर्माता, महिलाओं के उद्धारक, भारतीय संविधान निर्माता परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के 134वें जन्म दिवस पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई देते हुए, सम्मानित मंच और सभागार में उपस्थित सभी सम्मानित दूर दराज से आए भाई और बहनों, साथियों,
अभी मुझसे पहले वक्ताओं ने बताया शिक्षा, मैं शिक्षा के बारे में बताना चाहूँगा। शिक्षा वो नहीं कि केवल हम डिग्रियां हासिल कर लेते हैं। शिक्षा का मतलब होता है हम सही गलत की पहचान कर सकें, दोस्त और दुश्मन की पहचान कर सकें। ये हमारे विरोधी जो बीजेपी के लोग हैं इस बात को भली बात जानते हैं। अशिक्षित व्यक्ति पशु समान होता है, चाहे उसे किसी भी प्रकार हम इस्तेमाल कर लें, और इन्होंने वही किया। इन्होंने सबसे पहले शिक्षा पर चोट करी, शिक्षा को व्यापारीकरण करके इतना महंगा कर दिया कि आम आदमी अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकता है। ये जानते हैं कि पढ़ा लिखा व्यक्ति सवाल जवाब करता है, हिसाब मांगता है, तो सबसे पहले इन्होंने शिक्षा पर चोट करी। साथियों, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ऐसे समय में जन्म लिया जब वहाँ पर भेदभाव, जाति, धर्म ये चरम सीमा पर था। और इस भारतीय संविधान जो बाबा साहब ने लिखा, इससे पहले ये देश मनुस्मृति से चलता था, और मनुस्मृति के अनुसार वर्ण व्यवस्था थी। वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को छोड़कर सारे शूद्र हैं, और शूद्रों में 6743 जातियों में उन्होंने बांट दिया। ये इसलिए बांट दिया कि तू इससे बड़ा है, तू इससे छोटा है, तू पिटेगा तो ये नहीं बोलेगा, ये पिटेगा तो तू नहीं बोलेगा, इस तरह से जातियों में बांट दिया। लेकिन साथियों, बताना चाहूँगा, सभी एक ईश्वर की बनाई हुई संतान है, कोई न कोई छोटा है न बड़ा है। लेकिन इसी का फायदा उठाकर ये सरकार हिंदू को मुसलमान से लड़ाने का काम करती है, दलित को सवर्ण से लड़ाने का काम करती है, इसके सिवा कुछ नहीं करती है। बाबा साहब ने आप लोगों को एक बहुत बड़ा हथियार दिया था, वोट डालने का अधिकार। उसके प्रति आप जागरूक नहीं हैं। बाबा साहब ने कहा था, इससे पहले जो राजा हुआ करता था, राजा के ही बेटा राजा बन जाता था, चाहे वो किसी काबिल है या नहीं है, शिक्षित है अशिक्षित है, अकल से पैदल है, वही राजा बन जाया करता था। लेकिन बाबा साहब ने देखा तो उन्होंने एक ऐसे सुंदर संविधान की व्यवस्था की जिसमें स्वतंत्रता, समानता, बंधुता और न्याय की व्यवस्था है। साथियों, उन्होंने वोट के बारे में बताया था कि साथियों, ये ऐसा हथियार है जिससे आप मनचाहा अपना राजा पसंद चुन सकते हैं, जिससे कि आपके विकास, आपकी समस्याओं को समाधान करेगा। लेकिन आज हमारे आज देश के अंदर लोग वोट के प्रति जागरूक नहीं हैं। ये बीजेपी के लोग पूरे साल, पूरे पंचवर्षीय काम करते रहते हैं। आज जीतने के बाद में वो देखते हैं जब हमारा वोट बनता है तो बहुत सारे साथी लोग उसकी कीमत नहीं समझते हैं, और वोट को अपना जो उसमें लिस्ट में काट दिया जाता है, किसी का किसी बूथ से दूसरे बूथ में रख दिया जाता है, और जब हम वोट डालने जाते हैं तो देखते हैं कि हमारा वोट ही नहीं है। और जब वोट नहीं है तो आप राजा कैसे चुनेंगे? ये बीजेपी, इसको करना चाहिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोटी, कपड़ा और मकान पर काम करना चाहिए, इस पर खर्चा करना चाहिए। लेकिन ये खर्चा किस पर करती है? आप लोगों को हिंदू मुसलमान ये नहीं करेगा, मुसलमान अजान नहीं उसके लाउड स्पीकर उतारे जाएंगे, वो वहाँ पर नमाज नहीं पढ़ेगा, बकवोड़ की ज़मीन छीन ली जाएगी। लेकिन साथियों, आज ये मुसलमान के साथ हो रहा है, और ये खास तौर से ओबीसी को यूज़ किया जा रहा है। ओबीसी को आगे करके लड़ने मरने में आप लोगों को आगे किया जाता है, और आज मुसलमान पर चोट है, कल दलित पर होगी, और आने वाला समय आप लोगों का इन्होंने अधिकार, ये सम्मान दे सकते हैं, ये बहकावे के लिए हमें सम्मान दे सकते हैं कि आज कोई भेदभाव या जातिवाद नहीं है। लेकिन सम्मान से काम नहीं चलेगा साथियों। ये आपको नौकरियों में जगह नहीं देंगे, आपको संसद में आपको जगह नहीं देंगे, और अगर आप संसद में पहुंच भी जाएंगे तो आप एक वहाँ जिस तरह से एक फैक्ट्री का कोई कर्मचारी होता है, इस तरह से बनकर रह जाएंगे। उनके इशारे पे काम करना पड़ेगा। जब आप आवाज़ उठाएंगे तो आपको किसी न किसी में फंसा दिया जाएगा। और आपकी, हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी जी हमेशा
सबको साथ चलने लेकर चलने वाले नेता हैं। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान। हमने देखा हमारे बुजुर्गों के ज़माने में भी, हमारे जो बुजुर्ग थे कांग्रेस पार्टी में, ये कोई भेदभाव नहीं था, सब एक समान थे। ऐसा नहीं कि कांग्रेस पार्टी केवल मुसलमानों की पार्टी है, दलितों की पार्टी है। कांग्रेस पार्टी सबको साथ लेकर के चलने वाली पार्टी है। वहाँ पर जाति और इस धर्म के बारे में नहीं करती। इस कांग्रेस पार्टी विकास पर ध्यान देती है। जब हमारा देश अंग्रेजों से आज़ाद हुआ था तो एक देश हमारा बहुत ही लुटा पिटा, बहुत ही जर्जर स्थिति में था। ऐसे नेता हुआ करते थे कांग्रेस के। अगर हमारी प्रजा अगर भूखी है तो वो भी एक समय भूखे रहकर उन्होंने समय काटा। लाल बहादुर शास्त्री जी ने, और उनके बारे में आप जीवनी पढ़ लेना, कितने महान नेता थे। उन्होंने कभी भी दुरुपयोग नहीं किया। आज के नेता को देखते होंगे जब एक मीटिंग से दूसरी मीटिंग में जाता है, और मैं समझता हूं मीटिंग ही नहीं, एक बार कपड़े पहन लेता है लाखों रुपए के, तो उसमें दूसरी जगह नहीं पहनता उसको। साथियों, राजा ऐसा नहीं होना चाहिए। राजा ऐसा होना चाहिए जो प्रजा का ध्यान रखे। मेरी प्रजा कहीं परेशान तो नहीं है। साथियों, हमें समझना पड़ेगा, वोट की कीमत समझनी पड़ेगी, और हमें एक ऐसे राजा का चुनाव करना होगा। साथियों, सबको जागरूक होने की जरूरत है, शिक्षित होने की जरूरत है। हमारे नौजवान साथी कभी भी जब शिक्षा पे चोट हो रही है तो उसके लिए कभी प्रदर्शन नहीं करते हैं। प्रदर्शन करते हैं, कुंभ मेला क्यों नहीं लगेगा, कावड़ कैसे रोकी जाएगी, वहाँ पर मुसलमानों की दुकान नहीं लगी जाएगी, और ये इस तरह की बातें करके और हमें उलझाने का काम करते हैं, लड़ने मरने पर उतारू करते हैं। साथियों, इससे देश नहीं चलेगा, देश नीचे जाएगा इस तरह से। अब आपको विकास पर ध्यान देना है, आपको लड़ाई लड़नी है, आपको प्रदर्शन करना है, तो इस बात के लिए करना है कि शिक्षा को इतना महंगा क्यों कर दिया है। सरकारी संस्थाओं को, तमाम विभागों को इन्होंने प्राइवेटाइजेशन करके अपनी मनमानी करने में लगे हुए हैं, आपाधापी में लगे हुए हैं। स्कूलों को ऐसा कर दिया है कि हमारे यहाँ से किताबें लेंगे, कॉपी पेंसिल ड्रेस और टाई बेल्ट सब कुछ हमारे यहाँ से लेंगे। ये एकदम गलत है, ये मनमानी हो रही है। हमें हमारे किसान भाई जो देश का अन्नदाता होता है, संविधान में बाबा साहब ने ये भी एक प्रावधान रखा था कि जब कोई किसी को लेकर, किसी बात को लेकर, किसी समस्या को लेकर प्रदर्शन करेगा, अपनी मांग करेगा, तो उसकी बात को सरकार को सुनना पड़ेगा। लेकिन हमारे किसान भाई सालों तक धरना प्रदर्शन करते रहे, हजारों की तादाद में शहीद हो गए, और कुछ तो हमारे जो वर्तमान सरकार के जो एक मंत्री थे उनके बेटे ने कार से कुचल दिया। ये सरकार नहीं साथियों, ये तानाशाह है। इन्हें कानून को बिल्कुल बदलना चाहते हैं। हमें संविधान को बचाने के लिए आगे आना होगा। सभी को जागरूक और एकत्रित होकर के संविधान की लड़ाई लड़नी होगी। अगर संविधान है तो हम सब जीवित हैं, अगर संविधान नहीं रहेगा तो यहाँ बिल्कुल जंगल राज कायम हो जाएगा। और जंगल राज का मतलब यही नहीं है कि आज जो संविधान को मानने वाले लोग जो तानाशाही कर रहे हैं सुरक्षित वो भी नहीं रहेंगे। संविधान को मानने वाले लोग अनुशासित हैं और संविधान में अपनी आस्था रखते हैं, इसलिए वो इस तरह की हरकतें, उनके जैसी हरकतें नहीं करते हैं। लेकिन जब संविधान ही नहीं रहेगा तो कौन कितना सहन करेगा। मुसलमान को इतना टॉर्चर किया जाएगा, न वो बर्दाश्त करेगा, न दलित करेगा, न किसान करेगा। फिर तो यहाँ क्रांति होने के कगार पर ये बात हो जाएगी, जिससे हमारे देश का नुकसान होगा। मैं ज़्यादा कुछ न कहते हुए आपसे यही अपील करूँगा कि आपको इस विषय पर बहुत ही ध्यान देना जरूरी है। साथियों, हमें मांग इस बात की भी करनी चाहिए, ये तमाम तरह के किसी भी विषय को लेकर किसी भी धर्म ग्रंथ को पढ़ाने की बात करते हैं, लेकिन मैं समझता हूं देश संविधान से चलता है और इससे पवित्र ग्रंथ कोई नहीं है। इसकी भी मांग करनी चाहिए कि स्कूल में हमें संविधान पढ़ाया जाए, जिससे कि लोग जानते ही नहीं है संविधान में हमारे लिए क्या क्या अधिकार हैं। जब हमें अधिकार ही नहीं पता तो हम कैसे मांग करेंगे उसकी। इसलिए संविधान की भी मांग करनी चाहिए कि इसके स्कूल कॉलेज में भी पढ़ाया जाए, जिससे कि प्रत्येक व्यक्ति संविधान के बारे में जाने। इन्हीं चंद लफ्जों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं। जय भीम, जय भारत, जय किसान, जय जवान, जय संविधान।
आप बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही बेशकीमती विचार हमारे साथ साझा किए। आप सभी का ध्यान मैं डूंगर सिंह साहब की उस बात पर लाना चाहूँगा, उनकी बात का जो दर्द था, जो मर्म था। अगर आप उस बात को समझेंगे कि हमें, अब थोड़ी देर पहले मैं भी यही बात कह रहा था कि सिवाय लड़ाई झगड़े फसाद के अलावा, और एक तबका जो इन्होंने टारगेट किया हुआ है कि जिन लोगों को इस आतंकी कामों में, आतंकी काम कहेंगे इसको, जो इस्तेमाल कर रहे हैं, शायद उनको खुद भी नहीं पता है कि आखिरकार उनके साथ हो क्या रहा है। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूँगा कि जैसे चंद लोग होते हैं, आपका और हमारा आज एक साथ इस मंच पर होना इस बात की ज़मानत है, इस बात की गारंटी है कि वो चंद लोग हमारे और आपके भाईचारे में ज़रा भी खलल डालने में कामयाब नहीं हुए हैं। डिस्टर्बेंस आया है, ये डिस्टर्बेंस सिर्फ उसी तरह है कि एक शांत मोहल्ले में चंद बदमाश, गुंडे, मवाली किस्म के लोग आ जाते हैं, है ना, हल्ला मचाते हैं और तमाम वो मोहल्ला जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है कुछ समय के लिए। लेकिन वहाँ के तमाम सब लोग आने वाले कुछ समय में फिर नॉर्मल होकर के अपनी नॉर्मल ज़िंदगी व्यतीत करते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। तंज़ो मज़ाह के मशहूर शायर जनाब सागर खयामी साहब का शेर मैं अर्ज़ करना चाहूँगा सभी लोगों के लिए कि ऐसी कोई मिसाल ज़माने ने पाई हो, ऐसी कोई मिसाल ज़माने ने पाई हो, हिंदू के घर में आग खुदा ने लगाई हो, बस्ती किसी की यारो राम ने जलाई हो, और नानक ने सिर्फ राह सिखों को दिखाई हो। और आगे अर्ज करते हैं कि रामो रहीम ईसा और नानक तो नर्म हैं, चमचों को देखिए ये पतीली से गर्म है। तो इन चमचों को जो पतीली से गर्म हो रहे हैं ज़रा भी सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है, और मजबूती के साथ हम संविधान पर चलने वाले संविधान को परस्त लोगों को चाहिए कि अपनी बात पर डटे रहें और अपने अधिकारों की लड़ाई हमेशा हम और आप मिलकर ऐसे ही लड़ते रहें। जी रियाज साहब, आपके निर्देश। ये टी और साहब ये जाने वाले हैं, कई मीटिंग है इनकी, हाँ। तो इनका अवार्ड जो है ना इनको करवा दीजिए। ये चेयरमैन है नॉर्थ ईस्ट के फेडरेशन के। हमारे बीच क्योंकि तमाम सामाजिक कार्यों में उनके योगदान के चलते हमारे यहाँ कुछ जो प्रतिष्ठित लोग हैं जिन्होंने समाज के प्रति बेहतरीन कार्य किए हैं, उनको हमारी ओर से अवार्ड दिया जाना है। इसी में एक नाम है जनाब टी, अगर मुझसे नाम लेने में गलती हो जाए मैं माफ़ी चाहूँगा, आशूरी रोमियो साहब का। तो वो आए और जनाब शेखर साहब हमारे बीच मौजूद हैं, मैं उनसे चाहूँगा कि उनको आप जो है वो अवार्ड देकर के सम्मानित करें। मैं दोनों से गुजारिश करूँगा कि मंच पर आएँ और आपकी तालियां भी एक सम्मान के समान हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मनोज सहरावत जी जो हैं वो मौजूद हैं और जानकर बड़ी खुशी हुई कि एक अच्छे कवि भी हैं। तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो हमारे बीच आएं और अपने विचार साझा करें, जिससे कि हमारा मार्गदर्शन हो सके और महानुभाव डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संबंध में वो अपने विचार हम सब के बीच साझा करें। जनाब मनोज सहरावत जी। सभी इस सीमित सभा में आए प्रबुद्धगण, मंचासीन हमारे मित्रगण, आज इस सीमित दायरे में हम एक महान विचार, एक महान रोशनी को हमारे श्रद्धा पुष्प दे रहे हैं। ये आज की 14 तारीख है और बाबा साहेब भी अपने माता पिता की 14वीं संतान थे और उसी दर्शन को लेके मैं जब चूँकि कवि के तौर पे भी आपने जिक्र कर दिया तो 2 लाइनों में कोशिश करूँगा उसको संभालने की। कि उतरा 14वीं का चांद बन,
उतरा 14वीं का चांद बन किए रोशन जहान भर के रास्ते, अमनो इल्म की राह दिखा गया, चलो तो खुदा के वास्ते। तो बाबा साहेब एक ऐसी शख्सियत हैं, वो बड़ी साहेब इसीलिए हम उनके नाम के साथ इस्तेमाल करते हैं कि हम आज के दौर में जब जी रहे हैं, इस दौर में एक संविधान है हमारे पास उनका दिया हुआ, एक डेमोक्रेटिक हमारे पास राइट्स भी हैं, बोलने का भी अधिकार है। आप उस समय को सोच के देखिए कि जब वो जिस परिवार, जिस परिवेश से वो आते थे, उन्होंने क्या क्या नहीं सहा होगा, और उसको सहकर उन्होंने अपने आप को कितना संकुचित, कितना इकट्ठा, कितना कंपाइल किया होगा कि अपने उद्देश्य से बिना भटके और वो उस राह पर चलते गए। तो ये एक उनकी अद्वितीयता आज पूरे संसार को उनके सामने एक बहुत बड़ा दर्शन है, एक उदाहरण है, एक ताकत है। और हमारे यहाँ जैसे बुद्ध की, कबीर की, नानक की परंपरा के तौर पे ये देश जिया है, और उन परंपराओं के चलते भगत सिंह जैसे, राजगुरु जैसे और अनेकों, अशफाकुल्ला खां, भरा पड़ा है इतिहास। क्योंकि हो क्या गया है कि जिस आज़ादी को, जिस ताकत से, जिस एक सामंजस्य से हमने अपने अख्तियार में लिया, मगर उसको हमने कतरों कतरों में बांट दिया, जिसका फ़ायदा हमारे शासक वर्ग ने बखूबी उठाया है। मेरे साथ किसान का जिक्र अभी किया, जिंदाबाद का, लेकिन मैं ग्राम स्वराज मिशन से जुड़ा हूँ, और ये भी एक वही विचार है जो बाबा साहेब की, कबीर साहेब की, नानक साहेब की, बुद्ध की परंपरा को निभाता है। यही एक हमारी सबसे बड़ी आज के हालात से लड़ने की एक स्थिति है, जिस मिशन को हम, हमारे कैप्टन होशियार सिंह, हमारे महेंद्र सिंह गोदारा और बहुत सारे साथी, और ख़ास तौर पे वो बड़े दूर दराज इलाके में, दिल्ली के दायरे से दूर, जिसको हम बागड़ का इलाका बोलते हैं हमारा, मैं महेंद्रगढ़ के इलाके से आता हूँ, तो उस क्षेत्र में इस मिशन की उन्होंने अलग जगह रखी है। आज समता दिवस के तौर पे हम बाबा साहेब के जन्मदिन को मना रहे हैं, लेकिन मैं इसके साथ साथ आज के दौर में समता के साथ सद्भावना और सद्भावना के साथ संप्रभुता का दिवस के तौर पे मनाएंगे, तो हमारे किसान और कमेरे के लिए, किसान के साथ हम कमेरा इस्तेमाल करते हैं और एक नारा लगाते हैं हम, मेरे साथ आप नारा लगाएंगे कि किसान कमेरे जिंदाबाद, जिंदाबाद हो आबाद। किसान कमेरे जिंदाबाद, किसान कमेरे जिंदाबाद हो आबाद। आज ये देश किसान कमेरों का देश है, जिसने बुद्ध की परंपरा को, नानक की परंपरा को, कबीर की परंपरा को, सूरमाओं की परंपरा को, इसी जिसको शायद हमारे एक मित्र ने चौथे वर्ण का नाम दिया। मैं तो चुटकी लेते हुए एक बात और कहता हूँ, हमारे कई प्रबुद्ध जनों में कभी कभी चर्चा होती है, तो थोड़ा बहुत इसको हम उपहास के तौर पे भी लेते हैं, लेकिन उसमें बहुत बड़ी गंभीरता छिपी है कि अगर मैं कोई खुलासा उसको सीधे सीधे नहीं करूँगा, अगर पहले वर्ण ने बेहतरी से अपनी जिम्मेदारी से काम किया होता,
तो आज देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा अनपढ़ और ऐसी स्थिति में नहीं होता जिसको शिक्षा के अभाव में जीना पड़ रहा है। अगर दूसरे वर्ण ने जिम्मेवारी से काम किया होता तो ये देश सालों साल पर गुलामी में नहीं जीता, किसी भी तरीके की गुलामी में। और तीसरा वर्ण अगर अपना कार्य बेहतरी से करता तो आज जितना बड़ा एक व्यवस्था में भ्रष्टाचार और जितना बड़ा एक माहौल है, आप देख रहे हैं कि पूरा का पूरा सारा एक रिसोर्स को एक ही वर्ग समेटे जा रहा है। तो अगर काम किया है तो इस चौथे वर्ण ने ही काम किया है। इस देश को धन के तौर पे अनाज उपजा के दिया, वही कमेरे आज शहरों में निर्माण का कार्य करते हैं। तो वो पैदावार वो करते हैं, निर्माण वो करते हैं, और उन्हीं की संतानें जो हैं वो हमारी सीमाओं पर देश के प्रहरी भी खड़े रक्षा भी कर रहे हैं। तो असल मालिक तो मैं इनको कहता हूं कि असल देश का मालिक वो है जो अनाज पैदा करता है, जो हमारा धन है इस देश का, जिसको कृषि प्रधान देश कहा, हमारा निर्माण करता है, कारखानों में करता है, भवन निर्माण करता है, पूरी हमारी अर्थव्यवस्था में उसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और तीसरा जो निर्माण हमने किया है उसकी रक्षा के लिए भी हमारे जांबाज सरहदों पे खड़े हैं। तो जो निर्माण कर रहा है, जो धन उपजा रहा है, असली मालिक वो है। और इस देश ने आज़ादी के बाद, आज़ादी से पहले 3 काले कानून अंग्रेज लेके आए थे, तब शहीद आज़म भगत सिंह के चाचा सरदार अजीत सिंह ने पगड़ी संभाल जट्टा का नारा दिया था, और वो गीत जो लोगों की रगों में संचारित हुआ वो एक आज़ादी की हमारी आधारशिला बनी, जिसने भगत सिंह जैसे नौजवान को जिंदा किया, पैदा किया, इंस्पायर किया। और यही काले कानून आज आके हमें देखने पड़ रहे थे उसके 70-75 साल के बाद, और उसका भी मुंह तोड़ से जवाब दिया गया। हमारे किसान कमेरों ने उसका जवाब दिया। तो आज जो चुनौती है वो मालिक बनके सजग रहने की है, सचेत रहने की है। तो मैं तो 4 लाइनों में कहता हूं कि मालिक हो तू सोया रहे, फिर सेंध तो घर में लाजिम है, जिसको सौंपी तूने सत्ता बने बैठे आज वे जालिम हैं। हे किसान तू है देश का स्वामी, शासक तेरा मुलाजिम है, तेरे पसीने का खून जो चूसे, हाकिम नहीं तेरा मुजरिम है, हाकिम नहीं तेरा मुजरिम है। तो आज इस किसान कमेरे को सोचने की ज़रूरत है कि जिन सरकारों को वो चुन के भेजता है उनसे हिसाब मांगना भी उसको सीखना पड़ेगा। किसान आंदोलन की बिसात पे उस तर्ज पे कहा कि मालिक हुक्म देता है, आदेश करता है, मांगता नहीं है। तो मालिक बन के किसान ने कहा कि ये काले कानून हमें नहीं चाहिए, इनको रद्द करें। और लोग ये कहते थे कि ये कानून तो पारित हो चुके हैं, ये नहीं वापस हुआ करते। लेकिन हमारे अटूट उसमें विश्वास था, किसान का अटूट विश्वास था, और किसान कमेरे की लड़ाई ने ये कर दिखाया कि सरकार को झुकना पड़ा और वो तीनों कृषि कानून वापस लेने पड़े। तो हमसे लोग पूछते हैं कि आज ये आपने आंदोलन क्यों किया? तो सीधा सा जवाब है, उससे मिला क्या? लोग ये भी कहते हैं कि अब मिल गया तो आप उस पर दोबारा से आंदोलन क्यों कर रहे हैं, ये पंजाब में क्यों बैठे हैं? अरे भाई सीधी सी बात है, एक फांसी का फंदा लटकाया था हमारी गर्दनों पे डालने के लिए, वो फांसी का फंदा हमने निकाल के वापस कर दिया कि इसको आप वापस लो। मिला तो कुछ नहीं उसमें, लेकिन एक मॉरल हमारी जीत हुई, उसकी हमारे भविष्य की सुरक्षा हुई। किसान की जो लड़ाई भविष्य को लेके थी, फसल नस्ल को लेके थी, वो जीत दर्ज की। मगर जो उसके असल मुद्दे हैं वो तो वहीं के वहीं खड़े हैं। तो अगर आप ये कहते हो कि आपके कानून तो वापस हो गए, अब आपकी किस बात की लड़ाई है? तो लड़ाई हमारी
आज के दिन सत्ताओं से है, उसमें मैं तो ये कहता हूँ कि जिसे भी अपना समझता आया वही दुश्मन निकलता है, गई और आई सत्ताओं का चेहरा बद से बदतर निकलता है। तो पुरानी पहले वाली सत्ताओं से भी ये है कि उन्होंने जो गलतियां की उसकी वजह से, या हमने जिस तरीके से उनका हिसाब नहीं मांगना चाहिए था, तो आज के दिन हम एक बेहतर सत्ता को हमारे सर पे कायम रखते। तो आज बाबा साहब के इस जन्मदिन से हम अपनी ग्राम स्वराज का, मैं 2 शब्दों में उसके बारे में भी बता दूं कि जो हमारे गांव थे, देश चाहे सत्ता किसी की भी थी, लेकिन हमारे गांव उस समय संप्रभुता में थे, आज़ाद थे। हम आपस में एक दूसरे के साथ हमारा जो भी पैदा करते थे उसको आपस में बार्टर करते थे। तो हमारे बीच में किसी का दखल नहीं था, और हमारे पास चाहे वो करेंसी नहीं थी, लेकिन हमारे पास एक संपन्नता थी, एक संप्रभुता थी। और अंग्रेज़ों तक की भी हिम्मत नहीं होती थी कि देश के उस देहात के अंदर तक के ताने बाने को वो तोड़ सकें। मगर इस हमारी जो अब करेंसी की व्यवस्था ने, जो बैंकिंग की व्यवस्था है, उसने धीरे धीरे एक ऐसा माहौल बना दिया कि जिसमें जो किसान की पैदावार थी उसको तो आपने अंकुश लगा दिया, उसकी कीमतों पे अंकुश लगा दिया, और जो किसान कमेरे अपने लिए इस्तेमाल में जो उनके आने वाली वस्तुएं जितनी भी थी वो कई कई गुना उनके दाम बढ़ गए। और देखते देखते किसान कमेरे हाशिए पर आते रहे। मज़दूरों को आज अपनी मजदूरी नहीं मिलती, किसानों को फसलों के मिनिमम MSP लेने के लिए लड़ाई करनी पड़ रही है। तो ये ग्राम स्वराज मिशन जो हमारा है वो MSP नहीं, किसान MRP ले। हम गाय आधारित जो एक, हम इसको किसी धर्म या किसी व्यवस्था उसमें नहीं देखते। हमारे बड़े जितने भी गाय के लिए उन्होंने रखा है कि गाय किसान कमेरे की एक बड़ी आर्थिक व्यवस्था से जुड़ी हुई उपयोगी जीव है, और उसी को चलते हमने उसको माता का भी दर्जा दिया। हमारे खेतों में हल चलते थे, तो छोटे किसान, आज किसान बहुत हाशिए पर आ गए हैं, तो मशीनरी का इस्तेमाल किसान के लिए घातक है, वो उसको इनपुट कॉस्ट को बढ़ाता है। तो हम दोबारा से गाय आधारित टिकाऊ खेती, स्वराज इंडिया का जो स्वराज का मिशन है हमारा, वो गाय आधारित कृषि के उद्योग और उसको छोटे छोटे उपक्रम लगा के, वो लंबा एक विषय हो जाएगा। लेकिन बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों से बचने का जो अगर रास्ता है किसान का मेरे के पास, वो ग्राम स्वराज मिशन है। हम अपने हाथ से चीज़ों को छोटे छोटे उपक्रम लगा के बनाएं और अपने भीतर उसका वितरण करें, और हमारी आंतरिक व्यवस्था में हम उनकी कीमतों का ठीक से निर्वहन करें। हर व्यक्ति को अगर धीरे धीरे हमारे भीतर हमारे खर्चे कम होने शुरू होंगे और हमारी आमदन ठीक ठाक होगी, तो मैं कहता हूं कि ये किसान का मेरा दोबारा उस राष्ट्र को जिस तरीके से उन्होंने कामयाबी दी, आज़ादी दी, लेकिन उसकी हमने सही से परवरिश नहीं की, उसका लेखा जोखा हमने सरकारों को बिठा दिया ये सोच के कि ये तो हमारे अपने हैं, मगर वो काले अंग्रेज़ों की तरह या आज की जिस तरीके से धार्मिक उन्माद है, हमें दोनों पक्षों को गंभीरता से लेना होगा। और आने वाले समय में जैसे बाबा साहब ने हमको आज का एक हमारा संविधान है उसके मुताबिक हम एक नया राष्ट्र बना सकते हैं, एक समृद्ध राष्ट्र बना सकते हैं। और इसके साथ मैं एक लिखा गीत संरक्षक के तौर पे अगर समय हो तो प्लीज देखिए, वो सोशल मीडिया पे है, आप देख सकते हैं, उसको सुन सकते हैं। बहुत सारे गीत हैं। तो आवाज़े खलिहान के चैनल पे मैं दरवेश के नाम से, एक हमारे फ़कीर ने ही ये नाम दिया था,
तो मैंने उस नाम को तखल्लुस के तौर पे इस्तेमाल किया। और एक संरक्षक जो हमारा किसान कमेरे का सही एक उसकी एसेंस है, एक उसकी वस्तु स्थिति है, उसके तौर पे एक छोटी शॉर्ट फिल्म की स्क्रिप्ट भी लिखी है। वो अभी तैयार नहीं हुई, आज बहुत साथियों से मिले हैं, तो इसमें से भी कई सारे हमारे फिल्म से जुड़े हुए लोग भी होंगे। तो हम इसको, मैं खुद मास मीडिया का और फिल्म प्रोडक्शन का स्टूडेंट रहा हूँ, भारतीय विद्या भवन का फर्स्ट बैच। तो ये लिखा है कि संरक्षक इंसान की हस्ती, संरक्षक इंसान की हस्ती बोए काटे करदा की। ये हमारा थोड़ा हरियाणवी डायलेक्ट में है, आप समझ जाएंगे। संरक्षक इंसान की हस्ती बोए काटे करदा की, सदियां न समारे लम्हे न्यू, चालेंगी बातें जब फर्जा की। कहते हैं कि लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। तो आज की स्थिति में बाबा साहब जैसे अगर ऐसे प्रकाश पुंज हमारे सामने उदाहरण के तौर पे हों, तो वो सदियों की खता को लम्हे दूर कर सकते हैं। एक बुद्ध सा आचरण शुद्ध, कोई कदे कर पाया रे, कुदरत की मौज ले उतरा जग में, कुदरत ते घबराया रे। परम ज्ञान का साधक बन के तोड़ दी मिथ्या माया रे, हिंसा का जीवन पशु बराबर, सत्य का मार्ग दिखाया रे, सत्य का मार्ग दिखाया रे। घर धरती दुनिया ने कर गया। अब वो राजा थे, राज परिवार से थे, उसको छोड़ के गए, एक सत्ता को छोड़ा था लेकिन पूरी दुनिया में अपनी सत्ता कायम कर दी। तो उसी पे है कि घर धरती दुनिया ने कर गया, चस छोड़ के राज के फर्दा की। फर्द होती है जो आपके भूमि के टुकड़े का जो एक लेखा जोखा है। सदियां न समारें लम्हे न्यू, चालेंगी बातें जब फर्जा की। और देह शिवा बर मोहे इह, ये गुरु गोविंद सिंह के बड़े हमारे रग रग में बसी उनकी कविताएं हैं कि देह शिवा बर मोहे इह, शुभ कर्मन तो से कदहूँ न टरूं। इस देश की माटी सबकी है, धर्मों के नाम पे छल ना करूं, ना लोभ करूं, ना घमंड करूं, हर जालिम से डट डट के लड़ूं। भारत के संविधान की जैसे हर दिल जज्बे की आग भरूं। दरवेश जन्म बेपीर मगर, सदा बात उठाए हृदय की। सदियां न संवारें लम्हे न्यू, चालेंगी बातें जब फर्जा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार जनाब मनोज सहरावत जी का कि उन्होंने अपने कीमती विचार हम सबके बीच साझा किए।